हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट कर लिया है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब्स बोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डिवीजन में ग्रुप्ड किया जा सकता है। पहला इसका डिवीजन होता है बोन्स ऑफ गर्डल और दूसरे डिवीजन को हम कह सकते हैं बोन्स ऑफ लिम्ब्स। अब अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को यह नहीं पता है कि बोन ऑफ गर्डल्स में गर्डल्स का मीनिंग क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि गर्डल्स हमारी बॉडी में ऐसी बोन्स हैं जो हमारे लिम्ब्स की बोन को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो आपका जो हाथ की बोन है, आपके जो पैर की बोन है, इनको हम फोर लिम्ब्स या हाइंड लिम्ब्स बोन कह सकते हैं। ये आपके एक्सियल स्केलेटन से गर्डल्स की हेल्प से ही कनेक्टेड होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास टू पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, एक फोर लिम्ब्स का पेयर और दूसरा हाइंड लिम्ब्स का पेयर, इसी बेसिस पर हमारे पास गर्डल्स भी दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसे गर्डल जो आपके फोर लिम्ब बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेंगे और उनको आप नाम दे देते हैं पेक्टोरल गर्डल, जबकि दूसरे ऐसे गर्डल जो आपके हाइंड लिम्ब्स की बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करेंगे और उनको आप नाम दे देते हैं पेल्विक गर्डल। तो इतना हमें समझ में आ चुका है कि हमारे पास जो गर्डल हैं वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल हमारे फोर लिम्ब्स की बोन को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रहे हैं और हमारे पास फोर लिम्ब नंबर में कितने होते हैं? टू, एक राइट आर्म और एक लेफ्ट आर्म। तो इस बेसिस पर पेक्टोरल गर्डल भी दो टाइप के हो सकते हैं फर्दर, एक राइट पेक्टोरल गर्डल और दूसरा लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल। इसी तरीके से हमारे पेल्विक गर्डल हमारे हाइंड लिम्ब्स की बोन को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ हाइंड लिम्ब कितने हैं? तो आप कहेंगे दो, एक आपका राइट लेग और एक आपका लेफ्ट लेग। तो ऐसी कंडीशन में पेल्विक गर्डल भी आपकी बॉडी में कितने होंगे? दो, एक राइट पेल्विक गर्डल और एक लेफ्ट पेल्विक गर्डल। अब देखिए, कोई भी आपकी बॉडी का पेक्टोरल गर्डल, चाहे आप राइट की बात करें या लेफ्ट की, किसी भी एक पेक्टोरल गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व होती है टू। इनमें से एक बोन को स्कैप्यूला कहते हैं और दूसरी बोन को क्लेविकल, जो हम आज के लेक्चर में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपके राइट पेक्टोरल गर्डल में टू बोन्स है तो आपके लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल में भी कितनी बोन्स इन्वॉल्व होंगी? टू। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेक्टोरल गर्डल बोन्स कितनी है? तो आपका आंसर होगा 4। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आपके किसी भी एक पेल्विक गर्डल में, चाहे आप लेफ्ट ले लें या फिर राइट, कोई भी एक पेल्विक गर्डल केवल एक ही बोन से मिलकर बना हुआ है और उस बोन को आप कॉक्सल बोन कहते हैं। तो राइट पेल्विक गर्डल भी एक बोन का बना है और लेफ्ट पेल्विक गर्डल भी एक बोन से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गर्डल हो जाती हैं नंबर में 2। तो अगर मैं पेक्टोरल गर्डल बोन्स प्लस पेल्विक गर्डल बोन्स को जोड़ दूं तो टोटल नंबर ऑफ गर्डल बोन्स आपके पास हो जाती हैं 6। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बोन्स ऑफ लिम्ब्स के बारे में। हमारे पास टू पेयर ऑफ लिम्ब्स हैं, एक फोर लिम्ब्स का पेयर है और एक हाइंड लिम्ब्स का पेयर है। फोर लिम्ब्स भी आपके पास नंबर में दो हैं, एक राइट आर्म और एक लेफ्ट आर्म। इसी तरीके से हाइंड लिम्ब भी आपके पास नंबर में दो हैं, एक आपका राइट लेग और एक आपका लेफ्ट लेग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लिम्ब्स के बारे में। आपका कोई भी एक फोर लिम्ब यानी कि कोई भी एक आर्म टोटल नंबर ऑफ 30 बोन से मिलकर बनी होती है, यानी कि आपके किसी भी एक आर्म में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 30। तो आपके लेफ्ट में भी कितनी होंगी? 30। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फोर लिम्ब्स बोन हमारे पास हो जाती हैं 60। और आपके फोर लिम्ब की तरह आपके हाइंड लिम्ब में भी नंबर ऑफ बोन्स की अगर मैं बात करूं तो आपके राइट या लेफ्ट किसी भी एक हाइंड लिम्ब में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं 30। तो लेफ्ट में भी कितनी होंगी? 30। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्ब्स कितनी हो जाती है हमारे पास? 60, जस्ट लाइक फोर लिम्ब्स। और अगर मैं फोर लिम्ब्स बोन को हाइंड लिम्ब्स बोन के साथ सम टोटल कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ लिम्ब्स बोन आपके पास हो जाती हैं 120। क्लियर?
तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है, तो बोन्स ऑफ लिम्स मतलब 120 एंड बोन्स ऑफ गर्डल यानी कि 6 इज इक्वल 126। तो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन होती है। तो हमने एक्सियल स्केलेटन को पहले ही कंप्लीट कर दिया जिसमें 80 बोन थी। अब हम बात करेंगे 126 उन बोन्स की जो अपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाती हैं। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल के बारे में और फोर लिम्स बोन के बारे में। क्लियर? तो अगर आपको लग रहा है कि हम अपने लेक्चर में पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स बोन को एक साथ स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि इन दोनों वैरायटी की बोन्स में आपस में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप ये है कि हमारी फोर लिम्ब बोन हमारे पेक्टोरल गर्डल की हेल्प से ही हमारे एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए आप आज के इस लेक्चर में पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स बोन को एक साथ स्टडी करेंगे, जबकि नेक्स्ट लेक्चर में पैल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब बोन्स को आप एक साथ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आपको अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमें सबसे पहले स्टडी करना है पेक्टोरल गर्डल्स को, यानी कि ऐसे गर्डल जो आपके लिम्स बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका कोई भी एक पेक्टोरल गर्डल चाहे लेफ्ट हो या राइट, टोटल नंबर ऑफ 2 बोन से मिलकर बना होता है। यानी कि किसी भी एक पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 2। और उससे पहले आप याद रखिए कि आपके पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। तो देखिए किसी भी एक पेक्टोरल गर्डल में आपकी 2 बोन होती हैं, एक स्कैप्यूला बोन जिसको आप शोल्डर ब्लैड भी कह सकते हैं, जबकि दूसरी क्लेविकल बोन जिसको आप कॉलर बोन भी कहते हैं। तो आपने ये बोन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि हमारे जो फ्रंट में ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर बोन है वो लिटरली हमारी क्लेविकल बोन ही है। क्लियर? तो आप क्लेविकल बोन को ही क्या कहते हैं? कॉलर बोन। और स्कैप्यूला बोन को आप क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लैड। क्लियर? अब हम सबसे पहले डिटेल स्टडी करेंगे स्कैप्यूला के बारे में, और स्कैप्यूला बोन कहां पर लोकलाइज्ड होती है, इसका शेप कैसा होता है, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम किस बोन को स्टडी करते हैं? स्कैप्यूला बोन को। तो स्कैप्यूला बोन जो है वो बेसिकली एक लार्ज ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन है। तो आप देख सकते हैं जब आप अपनी बॉडी के बैक व्यू को देखेंगे, डॉर्सल व्यू को देखेंगे, तो आपको थोरैक्स के डॉर्सल पोजीशन में, यानी कि जहां पर आपकी छाती है उसके जस्ट अपोजिट डॉर्सल पोजीशन में एक ट्राइएंगुलर शेप बोन दिखाई देगी, और इसी को आप नाम देते हैं स्कैप्यूला बोन। तो लोकेशन कहां पर है ये मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं। अगर आपको आपकी स्कैप्यूला बोन को फील करना है तो आप अपने हाथ को अपनी पीठ पर ले जाइए बैक साइड, और अपर बैक पोर्शन में राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर आपको कुछ उभरी हुई हड्डी दिखाई देगी। तो आप अपने हाथ को जब पीछे ले जाएंगे अपर बैक पर, तो वहां पर राइट या लेफ्ट आपको कॉर्नर पर दोनों साइड एक उभरी हुई हड्डी दिखाई देगी जिसको आप नाम देते हैं स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला एक ट्राइएंगुलर शेप्ड बोन है, ये फ्लैट होती है, लार्ज होती है, और इसकी लोकेशन कहां पर है? तो डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स। क्लियर? थोरैक्स का मतलब होता है हमारी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के डॉर्सली यानी पीछे साइड, राइट और लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे 2 आपके पास स्कैप्यूला बोन है, और एक पेक्टोरल गर्डल में एक ही स्कैप्यूला बोन होती है। अगर मैं बोलूं कि स्कैप्यूला बोन हमारी बॉडी में रिब्स जो हैं उनमें कहां पर, किन 2 रिब्स के बीच में लोकलाइज्ड है, तो आपको आंसर दे सकता हूं मैं। ये हमारी फर्स्ट रिब्स है, ये हमारी फर्स्ट रिब बोन है, और उसके बाद ये हो जाती है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। तो आप ध्यान से देखेंगे सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में हमारी स्कैप्यूला बोन प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कैप्यूला बोन की प्रेजेंस हमारी थोरैक्स के डॉर्सल साइड पर सेकंड और 7th रिब बोन के बीच में होती है।
तो सेकंड और सेवेंथ रिब बोन के बीच में हमारी स्कैपुला बोन प्रेजेंट होती है। ये आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा आप याद रखिए। चलिए अब हम स्कैपुला बोन के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जब भी आप इस ट्राइएंगुलर शेप्ड बोन को डॉर्सल या बैक व्यू में स्टडी करेंगे, यानी कि मैंने इस बोन का डॉर्सल व्यू आपको दिखा रखा है, तो स्क्रीन पर जो आपको एक ट्राइएंगुलर शेप बोन दिखाई दे रही है ये स्कैपुला बोन है और आप इसके डॉर्सल व्यू को इस समय देख सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि हमारी जो पैक्टोरल गर्डल में स्कैपुला बोन है, इससे दो प्रोसेस इमर्ज होती हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, प्रोसेस। तो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी किसी बोन से कोई प्रोसेस इमर्ज होने की बात हो तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए, जब भी कोई फ्लैट बोन या बोन का कोई फ्लैट सरफेस से कोई खड़ी, तीखी या रिज लाइक बोन इमर्ज होती है तो आप वहां पर टर्म यूज करते हैं प्रोसेस। क्लियर? तो प्रोसेस का मतलब क्या होगा, अगर किसी फ्लैट बोन या बोन के फ्लैट सरफेस से कोई खड़ी हुई, तीखी, रिज लाइक, बोन लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है या बोनी स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है तो आप उसको प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे कि आपकी जो स्कैपुला बोन है उसकी डॉर्सल साइड से एक प्रोसेस इमर्ज होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है ये स्कैपुला बोन से इमर्ज होने वाली एक एक्रोमियन प्रोसेस है। क्लियर? और हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी फ्लैट बोन या बोन के फ्लैट सरफेस से कोई प्रोसेस इमर्ज होती है तो लिटरली वो बोन जो कि प्रोसेस है वो उसी बोन का हिस्सा मानी जाएगी जिससे कि वो इमर्ज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि स्कैपुला बोन से डॉर्सली एक प्रोसेस इमर्ज होती है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहेंगे, तो एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ स्कैपुला बोन। ये कोई अलग बोन नहीं है, ये स्कैपुला बोन का ही हिस्सा है जो उसके फ्लैट सरफेस से ऊपर की ओर इमर्ज हो रहा है। क्लियर? और एक्रोमियन प्रोसेस के इनिशियल पोर्शन को आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन। एक्रोमियन प्रोसेस के इनिशियल पोर्शन को, जो कि स्कैपुला बोन के फ्लैट सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में होता है, उसको आप स्पाइन नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? स्पाइन। तो अभी तक जो भी मैंने बताया मैं इसको बिल्कुल फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमारी स्कैपुला बोन एक ट्राइएंगुलर बोन है, एक फ्लैट बोन है और इस फ्लैट बोन से डॉर्सली एक प्रोसेस इमर्ज होती है जिसको आप एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के इनिशियल पार्ट को आप स्पाइन कहते हैं। इतना आपको फिलहाल याद रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी स्कैपुला बोन से एक अनादर प्रोसेस भी इमर्ज होती है। जैसे कि एक प्रोसेस को आपने एक्रोमियन प्रोसेस बोला, ऐसे ही एक और प्रोसेस भी हमारी स्कैपुला बोन से इमर्ज होती है, लेकिन वो इमर्ज होती है वेंट्रली। तो जब आप स्कैपुला बोन के फ्रंट व्यू को स्टडी करेंगे, अब मैं इसके किसको दिखा रहा हूं? फ्रंट व्यू को दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे फ्रंट व्यू से भी एक प्रोसेस इमर्ज होती है इस तरीके से, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। क्लियर? तो इस प्रोसेस के टर्मिनल पर आप देखेंगे ये कोबरा की तरह एक मुंह होता है। इस प्रोसेस का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो कोबरा की तरह ऐसा मुंह खोलकर खड़ा होता है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कोराकॉइड। कोबरा से आपको क्या याद रखना है? कोराकॉइड प्रोसेस। तो आपकी स्कैपुला बोन से वेंट्रली एक प्रोसेस इमर्ज होती है जिसको कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं, जबकि डॉर्सली एक प्रोसेस इमर्ज होती है जिसको आप एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के इनिशियल पार्ट को स्पाइन कहते हैं, जबकि कोराकॉइड प्रोसेस के टर्मिनल पार्ट को, जहां पर एक डिप्रेशन आपको दिखाई देगा, ये एक कैविटी या डिप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है कोराकॉइड प्रोसेस में, उसको आप ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। स्कैपुला बोन से इमर्ज होने वाली कोराकॉइड प्रोसेस की ग्लेनॉइड कैविटी से ह्यूमरस बोन का हेड आर्टिकुलेट होता है और शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, जो ग्लेनॉइड कैविटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैविटी, क्योंकि यहीं पर आपकी जो फोर लिम्ब की अपर आर्म वाली ह्यूमरस बोन है उसका हेड आर्टिकुलेट होगा, जुड़ेगा, और यहां पर शोल्डर जॉइंट का क्या होगा? फॉर्मेशन, जो आगे मैं आपको और प्रॉपर वे में
समझाने वाला हूं। तो फिलहाल आपने अभी तक क्या समझा हुआ है कि वेंट्रली एक प्रोसेस इमर्ज हो रही है, कोराकॉइड प्रोसेस, जिसकी टर्मिनल पार्ट पर जो एक कैविटी या डिप्रेशन है उसको आपने नाम दिया ग्लेनॉइड कैविटी, और ग्लेनॉइड कैविटी से ही आर्टिकुलेट होती है हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन, और शोल्डर जॉइंट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो जब भी आप स्कैपुला के डॉर्सल व्यू को देखेंगे तो आपको कोराकॉइड प्रोसेस का केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा इस तरीके से। तो देखिए, जब आप डॉर्सल व्यू देखेंगे स्कैपुला बोन का तो आपको कोराकॉइड प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसके ऊपरी हिस्से को आप देख पाएंगे, क्योंकि ये कहां से इमर्ज होती है, वेंट्रली। और इसी तरीके से जब आप स्कैपुला बोन के वेंट्रल व्यू को देखेंगे तो आप एक्रोमियन प्रोसेस को पूरा नहीं देख पाएंगे, आपको केवल उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये डॉर्सली इमर्ज होती है। तो इस समय स्क्रीन पर आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक स्कैपुला बोन का कंप्लीट डॉर्सल व्यू है और दूसरा स्कैपुला बोन का कंप्लीट फ्रंट या वेंट्रल व्यू है। क्लियर? तो जल्दी से मैं एक समरी देता हूं। स्कैपुला बोन फ्लैट बोन है। स्कैपुला बोन में आपको याद रखना है कि दो प्रोसेस इमर्ज होती हैं। एक प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, जिसका इनिशियल पार्ट स्पाइन है। दूसरी प्रोसेस जो इमर्ज होती है उसको कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं, और इसके टर्मिनल पार्ट पर एक डिप्रेशन या कैविटी होती है जिसको आप ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, और यहीं पर हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट होकर शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लेविकल बोन की। देखिए, क्लेविकल बोन, जिसको आप बहुत कॉमनली कॉलर बोन भी कहते हैं, ये कुछ इस तरीके की होती है, एफ शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जब इंग्लिश में आप स्मॉल लेटर में एफ अल्फाबेट लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बोन भी इस एफ अल्फाबेट के शेप की होती है। आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर की जो बोन है, ये आपकी क्लेविकल बोन है, जो एफ शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एक लॉन्ग स्लेंडर बोन है। यहां पर स्लेंडर का मतलब क्या है, पतला या एक हरा। ठीक है ना? तो हम जनरली सिलेंड्रिकल जब वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बेलनाकार, लेकिन यहां पर एस से स्टार्ट हो रहा है ये स्लेंडर, और इसका मतलब होगा पतला या एक गहरा। तो हमारी क्लेविकल बोन एक एफ शेप्ड लॉन्ग स्लेंडर बोन है, और इसमें दो कर्वेचर होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कितने कर्व होते हैं, दो। एक इनवर्ड कर्व आपको दिखाई देगा, ये वाला। तो एक ये अंदर की तरफ दबा हुआ इनवर्ड या एंटीरियर कर्व आपको दिखाई देगा क्लेविकल बोन में, और एक आपको एक्सटीरियर या आउटवर्ड बाहर की ओर उठा हुआ आपको कर्व दिखाई देगा। ठीक है? तो इसको मैं चाहूं तो कॉन्वेक्स बोल सकता हूं और इसको मैं चाहूं तो कॉनकेव बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि हमारी क्लेविकल बोन में दो कर्वेचर होते हैं। क्लियर? अब जो क्लेविकल बोन है उसका एक एंड, ध्यान रखिए, आप पैक्टोरल गर्डल में दूसरी बोन को पढ़ रहे हैं, क्लेविकल बोन, और क्लेविकल बोन का एक एंड यहां पर आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। तो ये क्या है भाई, हम सभी ने अभी अभी देखा, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो क्लेविकल बोन का एक एंड आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से डॉर्सली, यानी थोड़ा सा पीछे जाके, जबकि दूसरा एंड क्लेविकल बोन का आर्टिकुलेट होता है वेंट्रली, हमारे स्टर्नम से। तो ये बोन कौन सी बोन है, हमारी ब्रेस्ट बोन, जिसको आप कहते हैं स्टर्नम। तो एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट होगा क्लेविकल का एक एंड, और क्लेविकल का दूसरा एंड आर्टिकुलेट होगा किससे, हमारी स्टर्नम बोन से। ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए, हमारे स्कैपुला में ये कौन सी बोन है, स्कैपुला। अभी आपने डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। स्कैपुला बोन की एक अनदर प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कोराकॉइड प्रोसेस। और कोराकॉइड प्रोसेस के टर्मिनल पर कोबरा जैसा जो मुंह होता है, उसमें एक कैविटी या डिप्रेशन होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। तो ये आपकी कौन सी कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी। इस ग्लेनॉइड कैविटी से ही हमारी जो फोर लिम्ब की ह्यूमेरस बोन है, ये मान लीजिए आपके फोर लिम्ब की अपर आर्म बोन है ह्यूमेरस, वो आर्टिकुलेट हो जाती है और शोल्डर ज्वाइंट का क्या करती है, फॉर्मेशन। तो देखिए, ये आपकी फोर लिम्ब बोन है।
तो हमारा फोर लिम्ब आर्टिकुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पैक्टोरल गर्डल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिसमें क्लेविकल बोन आती है और स्कैपुला बोन आती है, इसको आप क्या कहेंगे? पैक्टोरल गर्डल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो हमारा फोर लिम्ब आर्टिकुलेट होता है पैक्टोरल गर्डल की हेल्प से हमारे एक्सियल स्केलेटन से, क्योंकि स्टर्नम हमारे एक्सियल स्केलेटन की बोन है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लेविकल बोन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि ये एफ शेप्ड सिलेंड्रिकल लॉन्ग बोन है, इसमें दो कर्वेचर होते हैं और इसका एक एंड आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से, वो भी डॉर्सली, जबकि दूसरा एंड आर्टिकुलेट होता है स्टर्नम बोन से वेंट्रली। इतना आपको क्लेविकल बोन के बारे में याद रखना है। अब अगर आपको स्कैप्यूला और क्लेविकल बोन के कंसेप्ट को और भी प्रॉपर वे में समझना है तो ये एनिमेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एनिमेशन को ध्यान से 20-30 सेकंड तक देखना है। इस रोटेटिंग स्केलेटन में आप देख सकते हैं जो रेड कलर की बोन आपको दिखाई जा रही है वो कॉलर बोन है, यानी कि क्लेविकल बोन। दे आर पार्ट ऑफ पैक्टोरल गर्डल। जबकि आप देखेंगे थोरैक्स के बैक डॉर्सल साइड पर आपको दो ट्राइएंगुलर शेप्ड जो बोन दिखाई दे रही हैं वो है आपकी स्कैप्यूला बोन। आप बहुत प्रॉपरली जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो क्लेविकल बोन है वो डॉर्सली अटैच है, कनेक्टेड है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला से, जबकि क्लेविकल बोन का वेंट्रली कनेक्शन या अटैचमेंट हो रहा है स्टर्नम बोन से। इस तरीके से आपकी क्लेविकल बोन प्लस स्कैप्यूला बोन मिलकर पैक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं और पैक्टोरल गर्डल की हेल्प से आपके फोर लिम्ब की अपर आर्म में प्रेजेंट एक लॉन्ग बोन यानी कि ह्यूमेरस बोन का जो हेड है वो ग्लेनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट होकर शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से आपके फोर लिम्ब आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैक्टोरल गर्डल। तो यहां पर आपने पैक्टोरल गर्डल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे बोन ऑफ फोर लिम्ब्स के बारे में। तो हमारे पास किसी भी एक फोर लिम्ब में, चाहे आप राइट आर्म को ले लें या लेफ्ट को, टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं फोर लिम्ब्स 60, पर किसी भी एक फोर लिम्ब में जो आपकी बोन होंगी वो होंगी 30 और दूसरे फोर लिम्ब में भी कितनी होंगी 30। तो अब हम देखते हैं कि हमारे फोर लिम्ब की बोन्स के नाम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारी कॉलर बोन है जिसको आपने अभी भी नाम दिया क्लेविकल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं थोरैक्स के डॉर्सल साइड पर एक ट्रायंगुलर शेप बोन आपको दिखाई दे रही है जिसको आपने नाम दिया स्कैप्यूला। ये आप पहले से जानते हैं। अब मैं एक एक करके आपको याद कराता हूं आपकी फोर लिम्ब बोन्स के बारे में। तो हमारे अपर आर्म पर देखिए, आपके जो आर्म है उसमें जो अपर आर्म है वहां पर एक लॉन्ग बोन होती है जिसको आप नाम देते हैं ह्यूमेरस। क्या नाम रखते हैं इसका हम? ह्यूमेरस। तो ये आपकी ह्यूमेरस बोन है। कौन सी वाली बोन? ये वाली। ये आपकी ह्यूमेरस बोन है। ह्यूमेरस बोन का जो हेड होगा वो ग्लेनॉइड कैविटी के साथ क्या बनाएगा? शोल्डर ज्वाइंट। ये भी आपको याद रखना। और ग्लेनॉइड कैविटी कहां से आती है? तो ये कोराकॉइड प्रोसेस के टर्मिनल पर एक डिप्रेशन है जिसको आप ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। और कोराकॉइड प्रोसेस किसका पार्ट है? स्कैप्यूला का पार्ट है। तो ग्लेनॉइड कैविटी से ह्यूमेरस बोन का हेड यहां पर आर्टिकुलेट होकर शोल्डर ज्वाइंट बनाएगा, जबकि दूसरा जो एंड होगा ह्यूमेरस बोन का वो आर्टिकुलेट होगा हमारे लोअर लिम्स, हमारे लोअर आर्म में प्रेजेंट दो बोन्स के साथ। तो एक बोन जो आपके लोअर आर्म पर है ये वाली, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो लोअर आर्म पर हमारी दो बोन है। एक बोन को आप नाम देते हैं रेडियस, ये वाली जो मैं ब्लू कलर की बना रहा हूं, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं यहां पर? रेडियस। जबकि लोअर आर्म में दूसरी जो बोन है ये वाली, इसको मैं नाम दे सकता हूं अल्ना। क्लियर? ULNA। तो आपके लोअर आर्म पर दो बोन्स हो जाती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। तो अपर आर्म पर एक बोन है ह्यूमेरस, याद रखिए। लोअर आर्म में आपकी दो बोन होती हैं, एक है रेडियस और एक बोन होती है आपकी अल्ना।
अब उसके बाद आप देखेंगे कि आप जहां पर अपनी घड़ी बांधते हैं, यानी कि हमारी रिस्ट वाली पोजीशन पर टोटल 8 बोन्स होती हैं, जिनको आप बहुत कॉमनली रिस्ट बोन कहते हैं। तो मैं गिनवा देता हूं। ये वो जगह है जहां पर आप अपनी घड़ी बांधते हैं, यानी कि रिस्ट, और यहां पर टोटल 8 बोन्स होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 8 बोन्स। ये मैंने थोड़ी सी ज्यादा बना दी, ये 8 बोन्स। और इन 8 बोन्स को आप बहुत कॉमनली रिस्ट बोन कहते हैं, या फिर इनको हम कार्पल्स भी कह सकते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? कार्पल्स। और ये टोटल नंबर ऑफ बोन हमारे एक 4 लिम्ब में कितनी होती है? नंबर में 8। क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है। जहां पर रेडियस और अल्ना ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट होती हैं, यानी कि जहां पर आपकी ह्यूमरस बोन है उस एंड पर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपका ह्यूमरस बोन है उस एंड पर रेडियस और अल्ना दोनों ही ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट होती हैं। यानी कि जहां पर आपकी कोहनी है वहां पर आपकी रेडियस और अल्ना दोनों ही बोन आपकी ह्यूमरस बोन के साथ जुड़ रही हैं, आर्टिकुलेट होती हैं। और यहां पर रेडियस और अल्ना आपस में भी एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस बोन का कुछ हिस्सा अल्ना के साथ यहां पर जुड़ रहा है, आर्टिकुलेट हो रहा है। क्लियर? तो ह्यूमरस बोन की साइड पर रेडियस और अल्ना दोनों ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट होती हैं, यहां तक कि ये बोन दोनों आपस में भी यहां पर आर्टिकुलेट होती हैं। लेकिन कार्पल्स बोन वाले डायरेक्शन में आप बात करें तो केवल कार्पल्स बोन के साथ रेडियस बोन ही आर्टिकुलेट होती है। कभी भी याद रखिए, अल्ना बोन जो है वो कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखना है कि आपके लोअर आर्म पर जो 2 बोन है, रेडियस और अल्ना, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बोन रेडियस है और कौन सी बोन अल्ना है? तो आपका जो अंगूठा है, यानी कि आपका जो ये थंब है, अंगूठे के जस्ट पीछे वाली जो बोन है वो रेडियस है। आपके अंगूठे के जस्ट पीछे जो बोन आप फील कर सकते हैं वो रेडियस है, जबकि जो आपकी छोटी वाली फिंगर है, यानी कि पिंकी फिंगर, इसके जस्ट पीछे वाली जो बोन है वो अल्ना है। रेडियस और अल्ना दोनों आपस में भी आर्टिकुलेट होती हैं वहां पर जहां पर ये ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट हो रही हैं, यानी कि हमारी कोहनी वाली पोजीशन में। जबकि रिस्ट वाली पोजीशन में आप देखेंगे कार्पल्स के साथ केवल रेडियस बोन ही आर्टिकुलेट होती है, अल्ना कभी कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। लेकिन यहां पर आप देखेंगे रेडियस और अल्ना आपस में जरूर आर्टिकुलेट होती हैं। तो चाहे आप कोहनी वाली पोजीशन पर बात करें या हमारी रिस्ट वाली पोजीशन पर, रेडियस और अल्ना दोनों आपस में, दोनों डायरेक्शन में या दोनों साइड पर आपस में क्या हो रही हैं? आर्टिकुलेट हो रही हैं। क्लियर? लेकिन ह्यूमरस बोन से रेडियस अल्ना दोनों आर्टिकुलेट हो रही है, लेकिन कार्पल्स से केवल रेडियस आर्टिकुलेट होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे आपके हाथ की जो पाल्म है, ये आपके हाथ की क्या है? यहां पर ये वाली पाल्म बार एरिया, और इस पाल्म एरिया में आप देखेंगे हमारी टोटल 4 बोन्स होती हैं। तो ये वाली जो आपको यहां पर टोटल 5 बोन्स होती हैं, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आपके हाथ की हथेली वाला जो एरिया है वहां पर टोटल 5 बोन होती हैं, जिनको आप बहुत कॉमनली पाम बोन्स कहते हैं, लेकिन इनको हम स्पेशली मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स टोटल कितनी बोन है? एक 4 लिम्ब में 5। क्लियर? उसके बाद जो आपके टोज और फिंगर्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? तो पहली बात, ऐसी बोन्स जो आपके फिंगर एंड टोज में है आपके 4 लिम्ब के, उनको आप फैलेंजेस कहते हैं, PHALANGES। और टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस बोन है आपकी 14 और 14 है। ये कैसे याद रख सकते हैं आप? तो देखिए, आपकी जिस भी फिंगर में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वहां पर नंबर ऑफ बोन कितनी होंगी? 3। इस फिंगर में आपके, छोटी फिंगर या किसी भी बड़ी फिंगर में आपके कितने ज्वाइंट हैं? 2 ज्वाइंट हैं। तो 2 ज्वाइंट का मतलब बोन कितनी हो जाती है? 3। और आपके अंगूठे में केवल एक ही ज्वाइंट है, तो इसका मतलब यहां पर बोन कितनी हो जाएंगी? नंबर में 2। तो देखिए, आपके पास 4 फिंगर हैं, तो हर एक फिंगर में 3 बोन है, क्योंकि 2 ज्वाइंट हैं। तो इसका मतलब हो गया टोटल बोन हमारी फिंगर्स में हो जाती हैं 12, और 2 बोन्स हमारी किस में है? अंगूठे में। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस हमारी कितनी हो जाती हैं? 14।
तो इस तरीके से अब मैं एक यहां पर काउंटिंग कर देता हूं कि आपके राइट फोर लिम्ब में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है और लेफ्ट फोर लिम्ब में भी आपके टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, हालांकि दोनों में सिमिलर हैं। तो राइट फोर लिम्ब में एक ह्यूमरस, लेफ्ट में भी एक ह्यूमरस जो कि अपर आर्म की बोन है। राइट फोर लिम्ब्स में एक रेडियस, लेफ्ट फोर लिम्ब में भी एक रेडियस, एक अल्ना, यहां पर भी एक अल्ना लिख सकता हूं मैं। कार्पल्स यानी कि रिस्ट बोन जो है हमारी वो नंबर में 8 है, दोनों अलग अलग फोर लिम्ब्स में, राइट एंड लेफ्ट। मेटाकार्पल्स की बात की जाए तो ये नंबर में 5 है हमारे दोनों ही हाथों या आर्म में। और फैलेंजेस की बात की जाए तो ये नंबर में 14 है। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, 14 प्लस 5 तो हो जाता है आपका 19, 19 में प्लस कर दीजिए आप 8 तो हो जाता है 27, और 27 में आप 3 को ऐड कर दीजिए तो आंसर आता है 30। तो हमारे एक फोर लिम्ब में नंबर ऑफ बोन्स हो जाती हैं 30, इसी तरीके से दूसरे फोर लिम्ब में भी नंबर ऑफ बोन्स हो जाती हैं 30, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे दोनों फोर लिम्ब्स में कितनी हो जाती हैं 60। तो ये आपको कंसेप्ट यहां पर समझ में आ गया होगा। और हमारी फोर लिम्ब्स बोन को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। अपर आर्म की जो एक लॉन्ग बोन है उसको आप ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस का हेड जो है वो ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट होकर शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, जबकि ह्यूमरस बोन का जो दूसरा एंड होता है हमारी कोहनी वाली पोजीशन पर, वहां पर ये रेडियस और अल्ना दोनों के साथ आर्टिकुलेट होता है। यहां पर रेडियस और अल्ना आपस में भी आर्टिकुलेट होती हैं। उसके बाद हमारी जो रिस्ट वाली पोजीशन है वहां पर टोटल नंबर ऑफ 8 बोन्स होती हैं जिनको आप कार्पल्स कहते हैं। उसके बाद आपके पाम एरिया में टोटल 5 बोन्स है जिनको आप मेटाकार्पल्स कहते हैं। उसके बाद आपकी जो फिंगर एंड टोज है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स 14 है जिनको आप फैलेंजेस कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो आपको याद रखना है फोर लिम्ब्स बोन के रिगार्डिंग। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जहां पर ह्यूमरस बोन का एंड रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होता है, ये वाला, यहां पर रेडियस और अल्ना आपस में भी एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे यहां पर रेडियस और अल्ना आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ह्यूमरस बोन से भी रेडियस और अल्ना दोनों आर्टिकुलेट होती हैं, एक नहीं दोनों आर्टिकुलेट होती हैं ह्यूमरस बोन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो हमारी रेडियस बोन है वो अल्ना बोन के कंपैरिजन में ज्यादा थिक है, यानी कि रेडियस थिकर है देन अल्ना। तो रेडियस की चौड़ाई अल्ना से ज्यादा है, जबकि जो अल्ना बोन है वो रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा लॉन्गर है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस और अल्ना में से ज्यादा लॉन्ग बोन कौन सी है, तो आप कहेंगे अल्ना, लेकिन ज्यादा थिकर बोन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा रेडियस। फैक्ट नंबर 3, ये हमारी कार्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी कार्पल्स हैं। और कार्पल्स के साथ हमेशा याद रखिए रेडियस आर्टिकुलेट होती है ना कि अल्ना। तो ये हमारी रेडियस बोन है, तो रेडियस आर्टिकुलेट होती है कार्पल्स के साथ। आप देखेंगे अल्ना कभी भी कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। यहां पर आपको एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो अल्ना बोन है वो कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, लेकिन रेडियस और अल्ना आपस में जरूर यहां पर आर्टिकुलेट होती हैं। तो जहां पर ह्यूमरस बोन है वहां पर भी दोनों आपस में आर्टिकुलेट हो रही हैं, और जहां पर कार्पल्स हैं वहां पर भी दोनों आपस में आर्टिकुलेट हो रही हैं, लेकिन अल्ना कभी कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है। ये आपका फैक्ट नंबर। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पैक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब बोन्स को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, पेल्विक गर्डल्स क्या हैं, ये कितनी नंबर ऑफ बोन्स से मिलकर बने होते हैं, इनकी बोन्स को हम क्या कहते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइंड लिम्ब बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेल्विक गर्डल हमारी बॉडी में कैसे स्ट्रक्चर है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि पेल्विक गर्डल लिटरली ऐसी बोन्स हैं जो आपके लेग यानी कि आपके हाइंड लिम्ब की बोन्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो आपके पैरों की बोन आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेल्विक गर्डल। एंड आपके पेल्विक गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, तो देखिए पेल्विक गर्डल को भी पैक्टोरल गर्डल की तरह हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक राइट हाफ जिसको आप राइट पेल्विक गर्डल कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा लेफ्ट हाफ जिसको आप लेफ्ट पेल्विक गर्डल कह सकते हैं। तो पेल्विक गर्डल का एक राइट हाफ है और एक लेफ्ट हाफ है। जो राइट हाफ होगा उससे आपका राइट लेग
कनेक्टेड होगा एक्सियल स्केलेटन से, और जो इसका लेफ्ट हाफ होगा वो कनेक्ट करेगा आपके लेफ्ट लेग को आपके एक्सियल स्केलेटन से। तो देखिए किसी भी एक हाफ में, राइट हो या लेफ्ट, एक बोन प्रेजेंट होती है, यानी कि राइट हाफ जो है उसमें भी एक बोन है और लेफ्ट हाफ जो है वो भी एक ही बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप कॉक्सल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक्सल बोन। तो इस तरीके से पैल्विक गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो जाती है? 2 कॉक्सल बोन। तो हमारा पैल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पैल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर और इसमें प्रेजेंट जो 2 कॉक्सल बोन है उनकी लोकेशन किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो 25th नंबर की एक लार्ज वर्टिब्रा होती है जिसका शेप पान के पत्ते की तरह होता है, उसको हम नाम दे सकते हैं सेक्रम। तो आप सभी जानते हैं, आपने वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा हुआ है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप जानते हैं कि हिप रीजन में एक लार्ज वर्टिब्रा होती है 25th नंबर की, जिसका शेप पान के पत्ते की तरह होता है और उसको आप नाम दे सकते हैं सेक्रम। तो ये वाला जो वर्टिब्रा मैंने हाईलाइटेड कर दिया, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? सेक्रम। क्लियर? अब सेक्रम से ही एक टेल बोन भी निकली होती है कुछ इस तरीके से। चलिए, तो सेक्रम के राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको 2 बोन दिखाई दे रही हैं। देखिए इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं। सेक्रम के राइट साइड आप देख सकते हैं ये एक लार्ज बोन, ये पूरी एक लार्ज बोन जो आपको राइट साइड पर दिखाई दे रही है, इसको मैंने ये इस तरीके से क्या कर दिया? हाईलाइटेड कर दिया। तो सेक्रम के राइट साइड पर आपको जो एक लार्ज बोन दिख रही है, इसको आप कहेंगे एक कॉक्सल बोन। ये पूरी एक फ्यूज्ड बोन है जिसको आप नाम देते हैं कॉक्सल बोन। और इसी तरह से सेक्रम के लेफ्ट साइड पर भी आपको एक लार्ज बोन दिख रही है, इसको भी आप क्या नाम देंगे? कॉक्सल बोन। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पैल्विक गर्डल का जो राइट हाफ है वो एक कॉक्सल बोन से मिलकर बना है और इसी तरीके से लेफ्ट हाफ भी एक कॉक्सल बोन से मिलकर बना हुआ है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपको जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। तो जो दोनों कॉक्सल बोन है राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में, वो दोनों कॉक्सल बोन डॉर्सली सैक्रम के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आप देखेंगे 3D स्ट्रक्चर में आपको यह चीज दिखेगी कि जो कॉक्सल बोन है वो डॉर्सली किससे कनेक्टेड होंगी? सेक्रम से। तो आप देख सकते हैं कि डॉर्सली ये किससे कनेक्टेड है? आपकी सेक्रम वर्टिब्रा से। तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि आपका पैल्विक गर्डल किस वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है, या आपका पैल्विक गर्डल एक्सियल स्केलेटन की किस बोन से जुड़ता है या कनेक्टेड होता है। तो वहां पर आंसर होता है सेक्रम वर्टिब्रा। क्लियर? एंड अब आप देखेंगे कि जो आपकी दोनों कॉक्सल बोन है राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में, वो वेंट्रली भी आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो ये ग्रीन कलर का जो मैं एक पीस बना रहा हूं, पैड बना रहा हूं, ये कार्टिलेज का पैड है जो दोनों ही कॉक्सल बोन के बीच में पड़ा हुआ है। तो वेंट्रली दोनों कॉक्सल बोन को आपस में जोड़ने का काम करेगा एक कार्टिलेज का पैड, और लिटरली वेंट्रली प्रेजेंट ये जो कार्टिलेज का पैड होगा वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो मैं कह सकता हूं कि वेंट्रली कॉक्सल बोन कार्टिलेजियस ज्वाइंट की हेल्प से ज्वाइन होती हैं, जुड़ती हैं, और जहां भी कार्टिलेजियस ज्वाइंट होंगे वहां पर जो कार्टिलेज होगा वो हमेशा याद रखिए व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा हैं, किन्हीं भी 2 वर्टिब्रा के बीच में भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का पैड पड़ा होता है, जिसकी वजह से 2 वर्टिब्रा आपस में ज्वाइन होते हैं। इन ज्वाइंट्स को हम कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि वेंट्रली कॉक्सल बोन को जोड़ने वाला जो कार्टिलेज है, जिसकी वजह से कार्टिलेजियस ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको आप एक और नाम से भी जानते हैं और इसको आप प्यूबिक सिम्फेसिस भी कह सकते हैं। तो प्यूबिक सिम्फेसिस क्या है? तो आप कहेंगे
वेंट्रली कॉक्सल बोन जिस कार्टिलेजियस ज्वाइंट की हेल्प से आपस में ज्वाइन होती हैं उसे हम प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं। तो यहां पर दोनों कॉक्सल बोन वेंट्रली ज्वाइन हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजियस ज्वाइंट, जिसे आप दूसरा नाम दे सकते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। क्लियर? चलिए, तो अभी हम एडल्ट हैं और हम एडल्ट में हमारी जो पैल्विक गर्डल है वो दो बोन से मिलकर बना हुआ है, एक राइट हाफ जिसमें एक कॉक्सल बोन है और एक लेफ्ट हाफ जिसमें एक कॉक्सल बोन है। लेकिन जब बच्चा मदर की यूट्रस में होता है, या मैं कहूं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आप देखेंगे जो कॉक्सल बोन है वो उस एम्ब्रियो में एक बोन नहीं होती है, बल्कि इस एक कॉक्सल बोन की जगह पर 3 सेपरेट बोन होती हैं। और जब हम एडल्ट होते हैं तो वो 3 सेपरेट बोन फ्यूज्ड होकर एक कॉक्सल बोन बना लेती हैं। तो एम्ब्रियो में आप देखेंगे कॉक्सल बोन एक बोन नहीं है बल्कि 3 सेपरेट बोन होती हैं, और ये 3 सेपरेट बोन हम एडल्ट में क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड, और वो हमारे पैल्विक गर्डल का एक हाफ बना लेती है राइट और एक हाफ बना लेती है लेफ्ट। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि हमारी कॉक्सल बोन में जो 3 सेपरेट बोन फ्यूज्ड होती है उनके नाम भी आपको यहां पर याद रखने होंगे। तो देखिए, जो आपको ये ऊपर वाली टॉप वाली बोन का पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एम्ब्रियो में एक सेपरेट बोन होगी और इसको हम कहते हैं इलियम। अब यहां पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इलियम की स्पेलिंग में यहां पर ILI आ रहा है, जबकि जब इंटेस्टाइनल पार्ट हम पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का हम पार्ट पढ़ते हैं, वहां पर भी इलियम वर्ड यूज होता है, पर वहां पर आई की जगह पर क्या होता है, ई। क्लियर? तो ये इलियम जो है दैट इज पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, जो कि फ्यूज्ड बोन ही है। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो बीच वाली या बॉटम में कह सकता हूं, जो नीचे वाली एक बोन आपको दिख रही है येलोइश कलर की, इसको हम इस्चियम बोन कहते हैं। तो इलियम एंड इस्चियम, और तीसरा जो बोन होगी एक कॉक्सल में, उसका नाम क्या होगा, तो उसको हम प्यूविस कहेंगे। तो जो ऑरेंज कलर की आपको बोन दिख रही है वो क्या है, प्यूविस। तो देखिए, यहां से लेकर ये इतनी बोन आपकी हो जाती है इलियम, एक चीज। फिर जो येलोइश कलर वाली बोन है ये आपकी हो जाती है इस्चियम, एंड जो आपको ऑरेंज कलर की जो ये बोन दिख रही है ये कंप्लीट, इसको आप नाम दे देते हैं प्यूविस। तो इन तीनों बोन के फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन एडल्ट में बनती है, पर एम्ब्रियो में ये तीनों बोन क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। एक चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो आपको यहां पर होल दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली इस्चियम और प्यूबिस बोन मिलकर बनाती हैं। तो कॉक्सल बोन में जो आपको ये होल दिख रहा है, इस होल को हम नाम दे सकते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो फोरामेन का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फोरामेन मतलब होता है छेद, और यहां पर आगे लिखा हुआ है ऑब्ट्यूरेटर। तो एक हमने पहले भी फोरामेन वर्ड यूज किया था जब ऑक्सीपिटल बोन की बात हो रही थी, वहां पर फोरामेन मैग्नम था। यहां पर इस छेद को हमने नाम क्या दिया हुआ है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एक्चुअली में ये एक बड़ा सा छेद होता है कॉक्सल बोन में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेकिन आपको याद रखना है कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से कभी हमारे थाई की बोन यानी कि हमारी फीमर बोन जो है वो आर्टिकुलेट नहीं होती है। हमारे पैर की जो बोन है वो कभी इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है, बल्कि ये जो छेद हैं इनमें से बहुत सारी नर्व जो होती हैं वो गुजरती हैं, पास होती हैं, ताकि उनकी सप्लाइड हो सके हमारे लेग में। तो हमारे पैरों में नर्व सप्लाइड हो सकें, वो नर्व इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से ही होकर गुजरकर हमारे लेग या हमारे पैरों में जाती हैं। तो इसका यूज भी मैंने आपको बता दिया है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है उससे कभी हमारी फीमर बोन आर्टिकुलेट नहीं होती है, बल्कि इसमें से नर्व गुजरती हैं जो हमारे लेग में सप्लाइड होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन में दिखाता हूं। आप ध्यान से देखेंगे कि जहां पर इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन आपस में ज्वाइन हो रही हैं, एक ऐसी जगह आपको मिलेगी कॉक्सल बोन में जहां पर इलियम, इस्चियम और
आपकी प्यूबिस बोन आपस में ज्वाइन होंगी, आपस में मिलेंगी, और वो जगह है ये वाली, देखिए। तो ये वो पर्टिकुलर एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर ये तीनों बोन आपस में ज्वाइन होती हैं। तो ये आपकी बोन जो हो गई वो कौन सी हो गई, प्यूबिस। ये आपकी बोन हो जाती है इलियम, और ये येलो वाली बोन आपकी कौन सी बोन हो जाती है यहां पर, इस्चियम। तो जहां पर ये तीनों बोन आपस में ज्वाइन होंगी वहां पर एक डिप्रेशन या कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो कैविटी है उसको हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कॉक्सल बोन में आपको एक कॉक्सल बोन में एक एसिटाब्यूलम देखने को मिलेगा, एक एसिटाब्यूलम राइट साइड और एक एसिटाब्यूलम लेफ्ट साइड में जो आपकी कॉक्सल बोन है उसमें। और एसिटाब्यूलम की इंपॉर्टेंस क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे डिप्रेशन या कैविटी है जिनसे ही आर्टिकुलेट होती है आपकी फीमर बोन। तो हमारी जो फीमर बोन है, हमारे जो थाई की बोन है, वो आर्टिकुलेट होती है एसिटाब्यूलम से कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक कैविटी का फॉर्मेशन यहां पर होता है, ये कैविटी को हम क्या कहेंगे, एसिटाब्यूलम। और इस एसिटाब्यूलम कैविटी से ही आर्टिकुलेट होगा हेड ऑफ फीमर, यानी कि हमारी थाई बोन जो होती है उसका हेड। और यहां पर हिप ज्वाइंट का क्या होगा, फॉर्मेशन। इस ज्वाइंट को हम क्या कह सकते हैं, हिप ज्वाइंट। क्लियर। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके फोर लिम्ब की बोन या आर्म की बोन आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्टेड हो सके, इसके लिए आपका जो पैक्टोरल गर्डल है उसमें कौन सी कैविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपका आंसर होगा ग्लेनॉइड कैविटी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है स्कैप्यूला बोन में ग्लेनॉइड कैविटी होती है जो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द ह्यूमरस को। उसी तरीके से हमारे पैल्विक गर्डल में जो कॉक्सल बोन है उसमें एसिटाब्यूलम कैविटी होती है जो आर्टिकुलेट करती है हमारी थाई बोन को, यानी कि हमारी फीमर बोन को। और यहां पर जो ज्वाइंट बनता है उसको आप हिप ज्वाइंट कहेंगे, और हमारे जहां पर फोर आर्म जो है उनका आर्टिकुलेशन होता है ग्लेनॉइड कैविटी से, तो वहां पर जो ज्वाइंट बनता है उसको आप शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पैल्विक गर्डल। तो हम मेल और फीमेल्स के बीच अगर पैल्विक गर्डल के या पैल्विक गर्डल को लेकर कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि मेल का और फीमेल के पैल्विक गर्डल में काफी कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और ये डिफरेंसेस आप मेल और फीमेल के बॉडी शेप को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए ये किसका बॉडी शेप हो सकता है, तो आपका आंसर होगा ये एक मेल का बॉडी शेप है और ये एक फीमेल का बॉडी शेप है। ठीक है, तो ये एक मेल का बॉडी शेप मैंने बना दिया, फिगर बना दिया, और एक फीमेल का फिगर बना दिया। अब दोनों के फिगर को देखकर आपको यह अंदाजा हो सकता है कि दोनों के पैल्विक गर्डल के शेप में काफी डिफरेंसेस है। ये मेल का पैल्विक गर्डल है और ये फीमेल का पैल्विक गर्डल है। आप दोनों के पैल्विक गर्डल को जब बहुत ही कह सकते हैं क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेल का पैल्विक गर्डल है वो नैरो और डीप होता है। तो मेल का पैल्विक गर्डल थोड़ा सा नैरो होता है और थोड़ा सा डीप होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसका पैल्विक गर्डल ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, एंड शैलो होता है, यानी कि डीप नहीं होता है, गहरा नहीं होता है। तो क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल का पैल्विक गर्डल मेल के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रॉड और शैलो क्यों होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो फीमेल होती है उसके पास यूटेरस होता है, मेल में यूटेरस नहीं होता है। और फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने यूटेरस में अपने कह सकते हैं कि एम्ब्रियो को एकोमोडेट करती है। मेल कभी भी एम्ब्रियो को एकोमोडेट नहीं करते, फीमेल ही हमेशा क्या करती है, अपने एम्ब्रियो को एकोमोडेट करती है। ऐसी कंडीशन में ये जरूरी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपरली फीमेल के यूट्रस में एकोमोडेट हो सके, इसलिए फीमेल का जो पैल्विक गर्डल है उसको थोड़ा सा ब्रॉड और शैलो बनाया गया है मेल के कंपैरिजन में। तो दिस इज द रीजन, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो मेल के पास ना तो यूट्रस होता और ना ही मेल जो है वो किसी चिल्ड्रन को या एम्ब्रियो को एकोमोडेट करता है, इसलिए मेल का जो पैल्विक गर्डल होता है वो नैरो और डीप होता है, जबकि फीमेल का पैल्विक गर्डल
ब्रॉड और शैलो होने का रीजन है कि फीमेल के पास यूट्रस भी होता है और वो इस यूट्रस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपने एम्ब्रियो को एकोमोडेट करती है। दैट इज द रीजन कि फीमेल का जो पैल्विक गर्डल है वो ब्रॉड और शैलो होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे डिस्कस करूंगा और वो फैक्ट क्या है ये आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है। ये रही आपकी सेक्रम वर्टिब्रा, इसको मैं क्या कहूंगा, सेक्रम वर्टिब्रा। बिल्कुल आराम से आपको देखना है इस डायग्राम को। ये हमारी सेक्रम वर्टिब्रा है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे सेक्रम वर्टिब्रा के नीचे एक टेल बोन होती है जिसको हम कहते हैं कोकिक्स वर्टिब्रा। तो ये हमारी कोकिक्स वर्टिब्रा हो जाती है। और आजू बाजू यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि दो कॉक्सल बोन है जो पैल्विक गर्डल का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो आपकी सेक्रम वर्टिब्रा, कोकिक्स वर्टिब्रा और आपका पैल्विक गर्डल मिलकर एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आपने वॉश बेसिन देखा होगा जो हम घरों में यूज करते हैं, वॉश बेसिन, वहां पर आप देखते हैं कि वॉश बेसिन एक गहरा सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से आपकी सेक्रम, कोकिक्स और पैल्विक गर्डल मिलकर एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर जो यहां पर दिख रहा है जिसके अंदर काफी स्पेस होता है, एक कैविटी जैसा फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे से वो क्या होती है, ओपन होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो यहां पर बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक ऐसा वॉश बेसिन है जो नीचे से क्या है, टूटा हुआ है। इस बेसिन लाइक स्ट्रक्चर को ओवरऑल हम नाम दे सकते हैं पैल्विस। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैल्विस? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्यूविस क्या है? प्यूविस जो है वो कॉक्सल बोन का एक फ्यूज्ड पार्ट है। एक चीज हो गई। प्यूबिक सिम्फेसिस क्या है? तो मैं कहूंगा जो कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है वेंट्रली दोनों कॉक्सल बोन के बीच में, उसे हम प्यूबिक सिम्फेसिस कह सकते हैं। तो प्यूविस और प्यूबिक को आपने समझ लिया। अब मैं बात कर रहा हूं पैल्विस। तो पैल्विस क्या है? तो आप कहेंगे हमारी जो सेक्रम वर्टिब्रा है, कोकिक्स है और जो पैल्विक गर्डल है, ये तीनों चीजें मिलकर जो एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम पैल्विस कहते हैं। और आप बिलीव कीजिए कि जो ये बेसिन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर से गुजर कर ही किसी बेबी का बर्थ होता है। तो फीमेल का जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, जो सर्विक्स होता है, सर्वाइकल कैनाल होता है और जो वजाइना वाला पोर्शन होता है, ये सब इस प्यूविस, इस पैल्विस रीजन में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है यानी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, जब कोई भी मदर डिलीवरी करती है, किसी मदर की डिलीवरी होती है, बच्चे को बर्थ देती है, उस समय पर आप देखेंगे कि उस मदर की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो रिलैक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भी कई कामों में, लेकिन जो नया रीजन मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन वेंट्रली दोनों कॉक्सल बोन के बीच प्रेजेंट जो ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट है इसको लूज कर देता है, ताकि जब बेबी की डिलीवरी हो और वो इस पैल्विस रीजन में से गुजर कर अपना बर्थ ले, तो इस कार्टिलेजियस ज्वाइंट के रिलैक्स या लूज होने की वजह से इजीली जो बेबी होगा वो डिलीवर्ड हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलैक्सिन हार्मोन का। तो ड्यूरिंग द पार्चुरेशन फीमेल की बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो जो आपका कह सकते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस है उसको लूज करने का काम करता है। किसको लूज करने का काम? प्यूबिक सिम्फेसिस को लूज करने का काम करता है, ताकि बेबी जो है वो इजीली डिलीवर्ड हो सके। तो आप देख सकते हैं इस इमेज की हेल्प से कि जो प्यूबिक सिम्फेसिस है उसके लूज होने से जो पैल्विस होगा उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और बेबी जो है वो इसमें से गुजरकर इजीली अपने आप को बाहर निकाल पाएगा या उसका बर्थ हो पाएगा। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। आपको पैल्विक गर्डल के बारे में इतना ही याद रखना है। तो यहां पर यह चीज कंप्लीट होती है। तो अब हमें डिस्कस करना है लोअर लिम्ब बोन्स के बारे में। और आपकी एनसीईआरटी में राइट लेग का फ्रंटल व्यू दिखाया गया है और राइट लेग के फ्रंटल व्यू में जो भी लोअर लिम्ब बोन्स होती है उनकी प्रॉपर पोजीशन और कौन सी बोन नंबर में कितनी होती है ये आपको अब समझना होगा।
साथ में आपको लोअर लिम्ब बोन्स का कंपैरिजन भी करना होगा आपकी अपर लिम्ब बोन के साथ, यानी कि हम अपने लेग की बोन्स का कंपैरिजन अपने आर्म की बोन के साथ भी करेंगे, ताकि जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे बन सकें। तो ये एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया गया और इसको हम सबसे पहले लेवल्ड करेंगे और लेवल्ड करते हुए हम एक एक बोन के बारे में समझेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कह सकते हैं लोअर लिम्ब की बोन होती है, पहली बोन थाई बोन, वो आर्टिकुलेट हो इसके लिए आपके पास पेल्विक गर्डल होता है जो आपने अभी अभी पढ़ा, और एक है राइट हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल और एक है लेफ्ट हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल। तो राइट हाफ जो होगा पेल्विक गर्डल का वो आपके राइट लेग की पहली बोन यानी कि थाई बोन को आर्टिकुलेट करेगा, और इसी तरीके से जो लेफ्ट हाफ होगा पेल्विक गर्डल का वो आपके लेफ्ट लेग की पहली बोन यानी कि थाई बोन को आर्टिकुलेट करेगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा ये स्ट्रक्चर हमारी वो वर्टिब्रा है जो कनेक्टेड या आर्टिकुलेट होती है हमारे पेल्विक गर्डल से, मतलब सेक्रम। तो अभी अभी आपने देखा हुआ है ये हमारी सेक्रम बोन है, क्लियर। और हम सभी जानते हैं कि सेक्रम बोन से डॉर्सली यानी कि पोस्टीरियरली जो कॉक्सल बोन होती है वो अपने आप को कनेक्ट या आर्टिकुलेट करती है। तो ये बड़ी सी बोन कौन सी बोन हो सकती है? कॉक्सल बोन। और ये एक कॉक्सल बोन क्या करेगी? राइट हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल को बनाएगी। इसी तरीके से एक कॉक्सल बोन क्या करेगी? लेफ्ट हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल को बनाएगी। अब कॉक्सल बोन हमारी बॉडी में यानी कि हम एडल्ट में कैसी बोन है? तो आप कहेंगे एक फ्यूज्ड बोन है जो लिटरली 3 बोन्स के फ्यूजन से तैयार होती है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? तो आप कहेंगे इलियम, ILIUM, स्पेलिंग का ध्यान रखें। उसके बाद हम जानते हैं इसका जो लोअर पोर्शन होगा, सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्चियम। तो ये हो गया आपका इस्चियम। और हम सभी जानते हैं कि एक बीच का पोर्शन होता है आपकी कॉक्सल बोन में, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम कहते हैं यहां पर प्यूबिस, क्लियर। तो ये 3 डिफरेंट बोन के फ्यूजन से आपकी एक लार्ज बोन बनेगी, कॉक्सल बोन। और आपके पेल्विक गर्डल में ऐसी 2 कॉक्सल बोन होती हैं, एक राइट हाफ में और एक लेफ्ट हाफ में। यहां तक की कहानी आपको पहले से पता थी। तो अब देखिए आपके जो थाई की बोन होगी, आप अपने पैर में देखेंगे जो आपका लोअर लिम्ब है, आपका पैर है, उसमें पहली बोन कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे हमारे अपर लोअर लिम्ब की बोन, यानी कि अपर मतलब लोअर लिम्ब का जो अपर पार्ट है उसकी बोन, यानी कि हमारे थाई की बोन। तो ये हमारे थाई की बोन है जिसको हम नाम देते हैं फीमर। तो दिस इज फीमर, क्लियर। और फीमर अपने आप को आर्टिकुलेट किससे करती है? तो हम सभी जानते हैं कि कॉक्सल बोन में एक ऐसा डिप्रेशन होता है, कॉक्सल बोन में जहां पर इलियम, प्यूबिस और इस्चियम आपस में मिलती हैं, वहां पर एक डिप्रेशन बनती है, कैविटी बनती है जिसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। तो इस कैविटी को अगर मैं नाम देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं एसिटाब्यूलम। तो इस एसिटाब्यूलम के साथ फीमर बोन का जो हेड होगा वो अपने आप को आर्टिकुलेट करेगा। तो अब हम कंपैरिजन कर देते हैं। हमारे अपर लिम्ब में ह्यूमरस बोन का हेड ग्लेनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट होता है, तो हमारे लोअर लिम्ब में हमारे थाई बोन यानी कि हमारी फीमर बोन का जो हेड होता है वो एसिटाब्यूलम जो एक डिप्रेशन है या कैविटी है उसमें जाकर क्या होगा? अपने आप को आर्टिकुलेट करेगा। तो पहला कंपैरिजन आप समझ गए। तो फीमर बोन आपके अपर लिम्ब की किस बोन के समान है? तो आप कहेंगे ह्यूमरस, क्लियर। अब आप अपने जो लोअर लिम्ब है उसके निचले हिस्से में आ जाते हैं, यानी कि हम अपने घुटने के नीचे वाले हिस्से में आते हैं। तो घुटने के नीचे आप देखेंगे 2 बोन है। एक बड़ी सी बोन आपको ये दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं टीबिया, और एक पतली सी बोन आपको यहां पर दिख रही है, पीछे साइड होती है, इसको हम नाम देते हैं फीव्यूला। तो अब आपको देखना है कि जो टीबिया है वो आपके अपर लिम्ब की रेडियस बोन की तरह है, और जो फीव्यूला है वो आपके अपर लिम्ब की अल्ना बोन की तरह है। तो जिस तरीके से आप जानते थे कि आपके अंगूठे से जस्ट पीछे जो बोन है वो रेडियस है
और जो आपकी पिंकी फिंगर के जस्ट पीछे एक पतली सी बोन जाती है वो अल्ना है। तो आप अपने लोअर लिम्ब में ये कैसे पता लगाएंगे कि टिबिया बोन कौन सी है और फिब्यूला बोन कौन सी है? तो इसके लिए आपको मैं साइड व्यू दिखा देता हूं हमारे लेग का। तो आप देखेंगे हमारे लेग के साइड व्यू में आप देखेंगे जो बिल्कुल फ्रंट पर बोन होगी, यहां पर आपके घुटने के नीचे और एंकल वाले पार्ट के ऊपर जो ये वाली बोन है फ्रंट में बिल्कुल, उसको ही आप कहेंगे टिबिया। और कई बार इस बोन में हमें जब चोट लग जाती है, कई बार हमारा पैर में एकदम सामने से हमें कोई चोट लग जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो दर्द किस बोन के या किस बोन में चोट लगने की वजह से होता है? तो आपका आंसर होगा टिबिया। तो ये हमारी जो टिबिया बोन है ये थिक है कंपैरिजन में फिब्यूला से, ठीक उसी तरह जैसे कि रेडियस बोन ज्यादा थिक थी कंपैरिजन में अल्ना के। तो यहां पर आपको इतना याद हो गया कि हमारे अपर लिम्ब का जो लोअर पार्ट है उसमें रेडियस और अल्ना होती हैं, हमारे लोअर लिम्ब का जो लोअर पार्ट है उसमें टिबिया और फिब्यूला होती है। रेडियस का कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं? टिबिया से। और फिब्यूला का कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं? अल्ना से। अब आप देखेंगे अगली बोन के बारे में। तो आपका जो एंकल, पैर में जो एंकल वाला पोर्शन है, एंकल, उस पोर्शन में भी आपके बोन होंगी और वो टोटल नंबर में कितनी होंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं वो बोन कितनी होंगी और वो बोन कौन सी होंगी। तो उन बोन्स को हम यहां पर कहेंगे टार्सल्स। क्या कहेंगे? टार्सल्स। तो टार्सल्स बिल्कुल किसकी तरह है? आपके अपर लिम्ब की कार्पल्स की तरह। तो आपके अपर लिम्ब में रिस्ट बोन को आपने कार्पल्स कहा, ऐसे ही आप अपने लोअर लिम्ब में जो एंकल बोन है उनको क्या कहेंगे? टार्सल्स। क्लियर? अब देखिए फीमर बोन हमारे पास कितनी होगी? नंबर में 1 दिख ही रहा है आपको। लोअर पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब में टिबिया नंबर में कितनी होगी? 1। फिब्यूला नंबर में कितनी होगी? 1। और हमारे पास टार्सल्स टोटल नंबर में कितनी होंगी? 7। तो ये यहां पर एक डिफरेंस है। आपके अपर लिम्ब में जो रिस्ट बोन है कार्पल्स वो नंबर में 8 होती हैं, पर आपके लोअर लिम्ब में जो एंकल बोन है टार्सल्स वो नंबर में 7 होती हैं। तो यहां पर एक बोन कम क्यों है? तो उसका मैं रीजन आपको बता देता हूं कि जहां पर आपकी नी होती है यानी कि हमारा घुटना होता है वहां पर एक कैप लाइक बोन लगी होती है बाहर की ओर। तो हमारे घुटने में एक कैप लाइक बोन बाहर की ओर लगी होती है जिसको आप नी कैप बोन भी कहते हैं, नी कैप बोन, पर इसका सही नाम जो है वो है पटेला। और ये भी नंबर में कितनी होती है? 1। तो पटेला जो है वो आपकी नी कैप बोन है और आपके अपर लिम्ब में ऐसी कोई भी बोन नहीं थी जो यहां पर मैंने आपको एक नई बोन बताई है पटेला, ऐसी कोई भी लोकेशन पर कोई बोन आपके अपर लिम्ब में नहीं थी। तो आपके अपर लिम्ब में जो कोहिनी वाला पोर्शन था यहां पर कोई भी कैप बोन नहीं होती है, बल्कि यहां पर जो ये शेप आता है, ये जो एक शार्प शेप आ रहा है कोहिनी का, उसका रीजन केवल इतना होता है कि यहां से आपकी जो ह्यूमरस बोन आ रही है वो यहां से आने वाली अल्ना के साथ अपनी ज्वाइंट या ज्वाइनिंग करती है, जिसकी वजह से ये कोहिनी में एक शार्प शेप आ जाता है। लेकिन आपके लोअर लिम्ब में जो नी कैप है वो लिटरली एक सेपरेट बोन है जिसको आपने क्या नाम दिया? पटेला। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बोन आने की वजह से यहां पर टार्सल्स नंबर में कितनी हो जाती हैं? 8 की जगह 7। तो कार्पल्स 8 है लेकिन टार्सल्स आपके पास कितनी है? केवल 7। तो एक आपने यहां पर कम कर दी, तो एक यहां पर आपको क्या लगानी पड़ी? एक्स्ट्रा बोन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपकी जो फीमर बोन है वो किसकी तरह है? आपके अपर लिम्ब में आप कहेंगे ह्यूमरस की तरह। आपकी टिबिया बोन रेडियस की तरह, आपकी फिब्यूला बोन अल्ना की तरह। तो अब आप यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि जो टिबिया और फिब्यूला बोन है वो दोनों बोन आपस में यहां पर आर्टिकुलेट होती हैं, यानी कि आपके अपर साइड पर, यानी कि टिबिया और फिब्यूला का जो अपर साइड है वो ये होगा और लोअर साइड क्या होगा? टार्सल्स वाला साइड। तो टिबिया और फिब्यूला दोनों आपस में यहां पर आर्टिकुलेट होती हैं, लेकिन फीमर बोन के साथ केवल टिबिया आर्टिकुलेट होती है, फिब्यूला कभी भी आर्टिकुलेट नहीं होती।
एक इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस है जो याद रखना है। जबकि आपकी अपर लिम्ब बोन में आपने क्या देखा था कि आपकी ह्यूमेरस बोन से आपकी रेडियस और अल्ना दोनों आर्टिकुलेट होती हैं। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, पहले एक चीज और समझ लीजिए आप। अब हम देखेंगे कि हमारे जो टिबिया और फ्यूविला का लोअर एंड है, लोअर एंड मतलब नीचे वाला एंड, वहां पर टार्सल्स के साथ ये दोनों ही बोन आपस में आर्टिकुलेट हो रही हैं। यानी कि टार्सल्स के साथ आर्टिकुलेशन टिबिया का भी होता है और फिब्यूला का भी होता है। जबकि अपर लिम्स में आपने देखा था कि जो रेडियस और अल्ना थी वो अपने लोअर एंड पर कार्पल्स के साथ दोनों आर्टिकुलेट नहीं हो रही थी, केवल रेडियस आर्टिकुलेट हो रही थी कार्पल्स के साथ, अल्ना का आर्टिकुलेशन कार्पल्स के साथ नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल अपोजिट यहां पर एक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। अपर लिम्ब में रेडियस और अल्ना अपर साइड पर ह्यूमरस से अटैच होती हैं। लोअर लिम्ब में टिबिया और फ्यूविला अपर साइड पर फीमर से दोनों अटैच नहीं होती, बल्कि केवल टिबिया अटैच होती है। यह डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, आपकी अपर आर्म में रेडियस और अल्ना लोअर एंड पर कार्पल्स के साथ दोनों अटैच नहीं होती, बल्कि केवल रेडियस अटैच होती है। जबकि इसके अपोजिट आपके लोअर लिम्ब में टिबिया और फ्यूविला अपने लोअर एंड पर टार्सल्स के साथ दोनों ही बोन अटैचमेंट करती हैं। तो टिबिया और फ्यूविला का अटैचमेंट, दोनों बोन का अटैचमेंट टार्सल्स से हो रहा है, लेकिन रेडियस और अल्ना दोनों बोन का अटैचमेंट कार्पल्स से नहीं हो रहा है, बल्कि ह्यूमरस से हो रहा है। तो ये यहां पर बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं टार्सल्स के आगे। तो आपका जो पैर का शोल वाला पोर्शन होता है, जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है आपके पैर का, जैसे हमारे हाथ में पाल्म एरिया था, वैसे आपके पैर का जो शोल एरिया होता है, फ्लैट पोर्शन होता है, वहां पर भी आपकी बोन होती हैं जिनको आप मेटाटार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल्स। और ये मेटाटार्सल्स किसकी तरह है? आपके हाथ के जो गद्दी थी यानी कि पाल्म एरिया, इसकी बोन की तरह, जो नंबर्स में भी वही होंगी, यानी कि नंबर में कितनी होंगी? 5। और हमारे पैरों की जो अंगूठा और अंगुलियों की बोन है, यानी कि टोज एंड फिंगर की बोन हमारे लोअर लिम्ब में बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे अपर लिम्ब्स में टोज और फिंगर की बोन है। और यहां पर इनका नाम भी बिल्कुल वही रखा जाएगा, यानी कि फैलेंजेस। और ये नंबर में कितनी होंगी? 14, जो आप पढ़ चुके हैं। तो आपके जो टोज हो, आपके टोज में कितनी बोन होंगी? आपके एक टो में आपकी 2 बोन होंगी, बाकी जितनी भी फिंगर्स हैं आपके पैर में उसमें 3-3 बोन होंगी। इस तरीके से आपकी टोटल नंबर ऑफ जो फैलेंजेस हो जाती हैं आपके लोअर लिम्ब में, वो हो जाती हैं 14 राइट में और 14 लेफ्ट में। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो आपको बहुत केयरफुली याद रखना है। मैं यहां पर कंपैरेटिव स्टडी करने के साथ साथ नंबर ऑफ बोन्स आपको बता देता हूं, आपके राइट लेग में और आपके लेफ्ट लेग में। तो फीमर एक होगी राइट लेग में, एक होगी लेफ्ट लेग में। टिबिया एक होगी राइट में, एक होगी लेफ्ट में। फिब्यूला एक होगी राइट लेग में, एक होगी आपके लेफ्ट लेग में। पटेला, जो कि एक स्पेसिफिक बोन है जिसको नी कैप बोन भी कहा जाता है, जो लिटरली उस ज्वाइंट को ढककर रखती है जहां पर फीमर टिबिया के साथ आपस में आर्टिकुलेट होता है। तो मैं कह सकता हूं पटेला या नी कैप बोन भी आपके राइट लेग में एक होगी और लेफ्ट लेग में भी एक होगी। टार्सल्स जो हैं वो आपके राइट और लेफ्ट लेग में 7 और 7 होंगी। उसके बाद मेटाटार्सल्स 5 और 5, फैलेंजेस 14 एंड 14। अब आप किसी भी एक लेग में आप टोटल कर दीजिए अपनी बोन्स का, तो 1 2 3 4 एंड +7 कर दीजिए 11, +4 +5 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना? 16, और +14 कर दीजिए तो हो जाएगा 30। इस तरीके से आपके राइट लेग में 30 बोन है और आपके लेफ्ट लेग में भी टोटल बोन कितनी है? 30। यानी कि टोटल आपकी लोअर लिम्स बोन कितनी हो जाती हैं? 60। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आपका लोअर लिम्ब बोन्स को याद रखना बहुत ही आसान है। ह्यूमरस का कंपैरिजन कर दीजिए आप फीमर से, रेडियस का कंपैरिजन कर दीजिए टिबिया से, अल्ना का कर दीजिए फिब्यूला से, आपके जो रिस्ट बोन है यानी कि
कार्पल्स उनका कंपैरिजन कर दीजिए टार्सल से, और मेटाकार्पल्स का कंपैरिजन कर दीजिए मेटाटार्सल से, और फैलेंजेस का कंपैरिजन करने तक की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम नाम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, नी कैप बोन जिसको आपने पटेला कहा है, जो एक एक्स्ट्रा बोन है, और इसकी वजह से ही टार्सल 7 की जगह कितनी हो जाती है 8, और आपकी बैलेंस जो बन जाता है वो 30 बोन का बन जाता है राइट लेग में, और 30 बोन्स का बन जाता है लेफ्ट लेग में। तो आई होप कि आपने अच्छे से लोअर लिम्स बोन को समझ लिया होगा। आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।